बेसिकली जीडी वैंस का इंटरव्यू है, इसका एक हिस्सा हम अपना जो पहला वीलॉग था उसके अंदर बता चुके हैं, लेकिन अब इसकी डिटेल आई है। ज़ाहिर खबर इवॉल्व होती है थोड़ी थोड़ी, और अब इसकी प्रॉपर आई है खबर। ये बेसिकली एक यूट्यूबर को उसका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू 3 घंटे का, बड़ा लंबा। ये हुँ। यूट्यूब पे ये फ़ायदा होता है कि जितना चाहे लंबा खींच लें। टेलीविजन के ऊपर तो ज़ाहिर है टाइम की पाबंदी होती है कि इससे ज़्यादा आप नहीं हुँ, टाइम ले हुँ, हुँ। सकता, हर स्लॉट्स होते हैं। तो यूट्यूब का ये फ़ायदा है कि सारा दिन बैठ के लगे रहें बेशक। हाँ, जैसे कि चॉइस आपकी अब अपनी मर्ज़ी होती है, जितना चाहे खींच लेते हैं, हम रोक आज सकते हैं आज आपको। साढ़े 3 घंटे करते हैं। तो जेडी ठीक है। वैंस ने इंटरव्यू दिया, बड़ा तवील इंटरव्यू। उसका एक पोर्शन जो है इसराइल से रिलेटेड है, और उसका जो पहला हिस्सा है वो हम बता चुके हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि इसराइल अमेरिका के अंदर जो अपनी मकबूलियत है खो चुका है, और सिर्फ 34% लोग हैं जो अब भी उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, जबकि बाकी सारे जो अमेरिकन हैं उसके खिलाफ हो चुके हैं। नौजवान जो है वो इसराइल के बहुत ही खिलाफ हैं कि इसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं और हमारा रोजगार खराब हो रहा है, और ये कान पड़ता रहता है प्रेसिडेंट का नेतन्याहू, और उसकी वजह से हमारे लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, और जंगों में इसने धकेल दिया है, और इतनी ज्यादा गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई जो अमेरिका के अंदर आई, और ये जिम्मेदार है इसराइल। तो अब नौजवान ये कहना शुरू हो गए। वहाँ पे जेडी वैंस ने एक और बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा जी कि जब एमओयू हुआ था तो इसराइल ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अमेरिका के अंदर। वो ये चाहता था कि ये एमओयू है नाकाम हो जाए, और जंग जो है अमेरिका और ईरान की जारी रहे, और इस जंग को रुकना नहीं चाहिए, और उसने बड़ी भारी रकम जो है ना उसके ऊपर खर्च की है। मेरा ख्याल है क्योंकि इसराइल लॉबिंग कर रहा है बेतहाशा, तो उस हुँ। लॉबिंग के ऊपर उन्होंने रकम डेफिनेटली इसराइल ने खर्च की। अगर हम अपने व्लॉग में बहुत ज़्यादा ये बता भी चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि वहाँ पे बड़ी हैवी लॉबिंग के लिए जो तमाम बड़ी फर्म्स है उसको भारी पैसा दे के इसराइल ने अपने साथ मिला लिया हुआ है, चॉइस अब मैं और वो अपना इमेज भी ठीक कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ ठीक अपना है। जो मोटिव है उसको भी आगे सर्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, मुझे ये लग रहा है। आप देखिएगा इस अगर इससे इत्तेफ़ाक करते हैं तो। ये तो नहीं है कि पैसा अंधाधुंध इसराइल की तरफ से और यहूदियों की तरफ से लगाया जा रहा है और अमेरिकन उस पैसे को खा रहे हैं और उन्हें खुश करने के लिए वक़्ती तौर पे एक छोटी-सी जंग कर भी देते हैं, पैसा भी उनसे खाई जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा हमला या ऐसी चीज़ नहीं कर रहा है कि जो ये जंग इतनी लंबी हो या रुकने का नाम ना ले या जिसे कहते हैं ना जंग ही बहुत बढ़ जाए, वो काम नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसराइल के पास उतना पैसा नहीं है जितना कहा जाता है। इसराइल तो खुद अमदाद लेता है, और कर्ज खाने वाला मुल्क है इसराइल जो है। लेकिन जो यहूदी लॉबी है वहाँ पे वो तो बहुत अमीर और है। लॉबिंग के लिए जो है ना वो पैसा खर्च कर रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर पॉलिटिशियन को लॉबिंग के लिए हायर कर सकते हैं आप। अगर ट्रंप ने परसेंटेज रखी हुई हो हाँ, कि तुम पैसे हो पकड़ी सकता है। जाओ, मैं वो 2 तो बम मार दूँगा जाके। हर प्रेसिडेंट जो है चंदा जमा करके तो प्रेसिडेंट बनता है। हुँ, वो जो कंपनीज फाइनेंस करते हैं ना उनको, हुँ, जो चैरिटी दी जाती है उसको, जो हुँ, फंड जिसको फंड रेजिंग कहते हैं वो, अब उससे तय होता है कि कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। तो हुँ, वहाँ पे अमेरिकन बड़े तेज हैं, वो जो बिजनेसमैन है बहुत ही तेज हैं, और वो एक हारे हुए घोड़े पे पैसा नहीं लगाते। हुँ, लिहाजा जब रेस चलती है ना लोगों की, और दोनों पार्टीज के लोगों की, आहिस्ता 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 ऊपर आते जाते हैं, हुँ, और जो आखिर में 2 या 3 लोगों की रेस रह जाती है उसके अंदर सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो ये है कि कितना फंड मिला है। हुँ। तो जिसके पास ज़्यादा फंड होता है ना उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेसमैन है अमेरिका का उसे ज़्यादा ट्रस्ट है इसके ऊपर, और जीतेगा वही। चौधरी साहब तो ये अब इज़राइली बिज़नेसमैन है, उन्होंने पैसा डेफिनिटली लगाया हुँ, होगा, लेकिन लॉबिंग के लिए लगा रहे हैं। वो इज़राइल की चौधरी साहब लॉबिंग प्रमोशन ये के हो लिए। रही है, लॉ जंग के हक में लॉबिंग हो रही है कि बिल्कुल ये सही। एमओयू आपने नहीं होने देना, इज़राइल ठीक को है? ये सूट नहीं करता कि यहाँ पे अमन हो। तो इज़राइल को फ़ायदा है इस जंग का। अमरीकी अगर इनके कुछ ओहदेदार या कुछ लोग इनके शामिल होके कहें कि ठीक है पैसे पकड़ लो, 2-4 बम 2-4 दिन बाद मार दिया करेंगे, नहीं, इनसे पैसे तो खाओ। 2-4 बम तो नहीं है। आगे चल के आपने खुद बताना है कि कितना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, और कितनी जानें गई हैं अमेरिकन्स की, और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे फँसा हुआ है। अमेरिका की इज़्ज़त सारी खाक में मिल गई हुई है। ये छोटी जंग नहीं है, बड़ी जंग लेकिन है। अच्छा ये वो फिगर जो है ना इससे पहले का चलिए बताते हैं, चलिए आगे। अब हाँ, हुँ, वो अगर फिगर कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये वो खबर आगे भी छोड़ दिया करें, बस ये ठीक है, अभी रहने ये दें। वाली बतानी है तो हमने। ये बेसिकली तो वो जो जेडी वैंस का वो कहना है कि ये जो है ना हमें अपने अमरीकी मफादात अजीज़ हैं, हुँ, हुँ, और ईरान के खिलाफ जो जंग है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जंग से कोई मसला हल नहीं होगा, मुआहिदा वाहिद हल है इसका, और हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। दूसरा उसने वो जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड खबर थी कि ईरान के अंदर को हम तब्दीली लाना चाहते हैं, या वहाँ पे जो फ़ौज है उस ज़मीनी फ़ौज को भिजवाना चाहते हैं, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा जी वहाँ पे जो लोग हैं उनका अपना फैसला है कि उनको कौन सी रजीम चाहिए, हम कौन होते सही। हैं कि उसकी रजीम तब्दील करें। तो हुँ, हुँ, रजीम हुँ, चेंज के लिए हम बिल्कुल वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। हुँ, हुँ, दूसरा हुँ, उसने कहा जी कि ज़मीनी फ़ौज जो है हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे, तख्ता जो है ना करने के लिए या तख्त से निकालने के लिए या रजीम चेंज करने के लिए हम कोई ज़मीनी फ़ौज वहाँ पे नहीं भेज रहे। सही। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो आपने हुर्मज़ के अंदर ईरानी जज़ीरे हैं उनके ऊपर कब्ज़ा जो है ना अमरीका करना चाहता है, और वो कब्ज़ा इसी शक्ल में हो सकेगा कि वहाँ पे ग्राउंड फोर्सेज़ हों और वो झंडा लहराएँ अपना, और हुँ, उसको हुँ, तीनों हुँ, साइडों से फ़ायदा हो, सपोर्ट हो, नेवी से, और दूसरा खुद ग्राउंड फोर्सेज़ वहाँ पे हों, और एयर कवर उसको मिले। तो फिर जाके वो वहाँ पे रख सकते हैं, और अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे रख लेते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये आपने हुर्मुज़ के अंदर से ये होगा कि वहाँ से जहाज़ गुज़र सकेंगे, क्योंकि फिर अमेरिकन कंट्रोल के अंदर चला जाएगा वो। लेकिन जो सभी तो नामुमकिन नज़र आता है, ये तो अपने फ़ौजियों को मरवाने वाली बात है। मुश्किल है। छोटा-सा जज़ीरा ईरान तो फाड़ के रख देगा फिर। हाँ, मुश्किल है, लेकिन एक फ़ायदा है ना, फ़ायदा ये है कि वो जो ईरान की एक मजबूरी कि हुँ, उनका ग्राउंड उसके साथ रिलेशन नहीं है, वो जज़ायर है, हुँ, और हुँ, अब आपको जज़ीरे तक पहुँचने के लिए अपनी फ़ौज को भेजने के लिए आपको कश्तियाँ चाहिए, मिसाइल तो हैं। और दूसरा ये मिसाइल तो मार सकते हैं वो, इसमें हुँ, कोई हुँ, शक नहीं, लेकिन मिसाइल मारेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, उनकी अपनी आबादी है वहाँ पे, अपनी उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, वो बर्बाद होंगी।
तो ये है ना, ये बड़ा ट्रिकी होता है गेम के, वहाँ पे लोग जो है उनको हॉस्टेज बना लेते हैं या रुमाल बना लेते हैं, या वहाँ पे उनकी अपनी इंस्टॉलेशंस हैं, अपने मोर्चे हैं, उनके ऊपर वो काबज हो जाते हैं। तो क्या अपनी मशीनों को मारेंगे, अपने लोगों को मारेंगे आप? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अगर किसी सही जगह सही पे, सही ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका जमीनी रास्ता ना हो, अब जमीनी रास्ता हो ना तो आप टैंक लेके जा सकते हैं, तोपे लेके जा सकते हैं, फौज वहाँ पे भेज सकते हैं। अब आपके पास क्या रास्ता रहेगा? आपके पास रास्ता बहरी जहाज है, वो तबाह कर दिए उन्होंने, कश्तियां हैं उसको तबाह कर देंगे वो। तो वो ये वाला जो एक मंसूबा है ना कि वहाँ पे चले जाएं और जजायर के ऊपर कब्जा कर लें, ये फिजिबल है। लेकिन अंदर ईरान के अंदर उतरना जो है ना अमेरिका को सूट ही नहीं करता। वो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा। सही तो बहरहाल ये सोच रहे हैं वो कि हो सकता है ये हो जाए और हो सकता है ये ना हो। लेकिन बहरहाल ये जो इसराइल है उसका मेरा ख्याल है मकू जो उठा दिया हुआ है इसने, जेडी वैंस ने, और उसने ठीक ठाक किस्म के पर्चे उड़ा दिए जी। इसराइलियों ने बड़ा बदनाम किया। वैसे इसराइल जो है ना जेडी वैंस को पसंद नहीं करता, नेतन्याहू बिल्कुल पसंद नहीं करता। और ये बल्कि आपको एक याद भी होगा कि पिछले 2 महीने पहले जेडी वैंस और नेतन्याहू की लड़ाई होगी थी लड़ाई हुई आपस में, थी, उसमें बड़ी क्लास ली और थी। ठीक ठाक किस्म की लड़ाई होगी थी। और जेडी वैंस तो हर जगह पे कहता है कि इसकी वजह से हम फंसे, इसकी वजह से हम मरे। बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो थैंकलेस हैं, उन्होंने आज तक अमेरिका का शुक्रिया अदा नहीं किया, जबकि उनके पास जितनी मशीनरी है, वार मशीनरी, सारी की सारी हमने दी हुई है। और ये अमेरिकन के टैक्स पेयर की आमदनी है जिसको वहां पे खर्च किया गया। और हमारी बड़ी मेहरबानी है इनके ऊपर, हम आज भी इसको बचा रहे हैं। लेकिन ये थैंकलेस किस्म के लोग हैं, ये अमेरिका के ऊपर एतराज करते हैं वो इसराइली और बाकी शैतान है। दुनिया के अंदर भी इन्होंने फसाद फैलाया हुआ है। तो जेडी वैसे वो बहुत खिलाफ है इसराइल के, और नेतन्याहू भी बहुत खिलाफ है इसके। वो ढीठ और बेगैरत किस्म का आदमी है, उसे क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी कहीं रखो, क्या क्या बस फ्री का देते रहो मुझे। अच्छा चलो साहब, अब ये जंग कितने में पड़ी अमेरिका को, अब जरा बताइए। अमेरिका के बारे में कुछ इतलात हैं। वो एक इतला तो ये है कि 150 बिलियन डॉलर जो है इसके ऊपर अब तक अमेरिका का खर्च हो चुका है, जो अगर रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 416 खरब 83 अरब रुपए है। तो ये इतना ज़्यादा अमेरिका का खर्च हो गया। इससे अच्छा था यार कि कुछ 10 15 20 बिलियन डॉलर हमें देते, हम इनकी सुलह करवा देते, मामला जंग सेटल होने ही करवा ना देते, देते। जंग होने नहीं देते। यहाँ इतनी दूर आ गए बिला वजह और फंसे हुए हैं, पानी भी अपना पूरा करना इनके लिए बड़ा मुश्किल बना हुआ है। सही। 10 बिलियन डॉलर हमें देते, कहते जी ईरान के साथ मामला सेटल करवा दें, हमने करवा देने थे। पाकिस्तान का टोटल कर्जा 118 मेरे ख्याल अरब डॉलर है शायद। 118 अरब डॉलर साल बहुत जो है और 150 इन्होंने जंग पे लगा दिए। 150 अरब डॉलर इन्होंने उस पे लगा दिए सर। लेकिन ये पूरी एक ना वार एक इकोनॉमी होती है, ये याद रखो कि अगर 150 बिलियन डॉलर लगा है ना तो इससे कहीं ज्यादा इन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप भी किया है। जिस तरह अब हथियार बेची जा रहे हैं, हाँ, इन्होंने ताज़ा सौदे करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब को आज हथियार बेच दिए, फिर इन्होंने कुवैत को बेच दिए हैं, अब बहरीन को, बाकी पूरे रीजन को बेचेंगे। अभी भी उनको लूटेंगे। अभी नहीं, वो पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अमेरिका के अंदर ये ज़हन में रखो कि जितने हथियार बनाने वाली कंपनी प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं बनाते, तो अल्टीमेटली वो पैसे वापस चले जाते हैं। जहाज भी प्राइवेट कंपनी बनाती प्राइवेट हर चीज वहां पे, टैंक भी, हर चीज जो होती है प्राइवेट कंपनी बनाती है। लेकिन वो किसी को अमेरिकन गवर्नमेंट की या कांग्रेस की इजाजत के बगैर बेच नहीं सकते। है। हाँ, हाँ, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रोल है। वो कंट्रोल है, वो ठीक है। कंट्रोल है। मिसाइल भी वही प्राइवेट कंपनीज बनाती है, ड्रोन प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं। और ये जो छोटे ड्रोन्स है ना, मक्खी जितने ड्रोन्स भी होते हैं, ये बड़ी दिलचस्प, मैं आपको बात बताता हूँ कि ये छोटा बच्चा जो है ना, सिर्फ वो इतनी छोटी जो वार मशीन है वो बना सकता है। और इसके लिए 8-9 साल के बच्चे हायर किए जाते हैं, और जो ही वो 17 साल की उम्र के होते हैं तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद वो माइंड उसका बड़ा हो जाता है, तो फिर वो छोटी चीजें नहीं बना सकता। हैं? हाँ हाँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर जितने मिनिएचर्स हैं वो बच्चे बनाते हैं। अच्छा, कुदरत ने इंसान के अंदर ये अजीब एबिलिटी रखी है कि मेरे लिए सिर्फ नई बच्चा चीज है ये। बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है सिर्फ इसको। अच्छा। आप देखते नहीं है कि आपका मोबाइल फोन होता है आपके घर में, अगर छोटा बच्चा है, वो साल डेढ़ 2 साल का, उसको खोल लेगा, खोल के चला लेगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बच्चे का माइंड जो है ना, इसको बहुत ज्यादा जल्दी समझता है, जल्दी अंडरस्टैंड करता है। और अच्छा। इसीलिए जितने मिनिएचर्स हैं ना, कि छोटे ड्रोन्स हैं और बड़े टेक्निकल किस्म के वेपन्स हैं जो सारे, वो अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो छोटे बच्चे बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड बच्चे होते हैं। अभी ये बल्कि ये जो हैकर्स हैं वही बच्चे होते हैं, और 20 साल से कम उम्र होती है। हाँ, और हैकर्स के बारे में तो सुना हुआ। तो जो इंडिया के जो हैकिंग की थी बड़ी बड़ी, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस की, बाकी जो ये सारे बच्चों ने किया यंगस्टर पाकिस्तान से सर। के, यंगस्टर थे, 17 साल का बच्चा था। तो हम्म वो जो बच्चे हैं ना वो कर सकते हैं इसको, हम्म। वही अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए बच्चे के लिए सीखना कितना आसान है, एआई सीखना सबसे आसान बच्चों के लिए, अच्छा, बूढ़ों के लिए मुश्किल है। मैंने सुना मोदी की अजीबोगरीब तस्वीर निकाल ली थी। और अच्छा। अमेरिका ने अभी तक ये तस्लीम किया जी हमारे 30 अरब डॉलर लगे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल उनके 150 बिलियन डॉलर लगे हैं। 14 उनके फौजी मारे गए हैं, 414 उनके जख्मी हैं। और जख्मियों के लिए आपको याद होगा कि इन्होंने जो एमिरेट्स की फ्लाइट थी या कतर एयरलाइंस की फ्लाइट थी, पूरी की पूरी फ्लाइट्स को इन्होंने एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया था, जहाज़ों को, बिल्कुल। उसके अंदर फौजियों को लिटा के ये ले गए थे। इसराइल के 26 शहरी मारे मारे गए हैं इसके अंदर, और 7800 जख्मी है, जख्मी इनके ज्यादा है। और इसके मुकाबले में ईरान जो है ना, 1701 बंदे इनके शहीद हुए, और हजारों की तादाद में इनके जख्मी हैं। तो ये मैग्नीट्यूड आप इसका ये अंदाजा लगा लें इसका, कि जो जंग होती है वो कितनी बड़ी तबाही फैलाती है छोटे मुल्कों के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, और अल्लाह ताला ये खुश नसीबों को ये रुतबा देता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और ओपिनियन भी है। वो ओपिनियन ये है कि असल जहाज जिंदा रहना होता है, और हर किस्म के हालात के अंदर सर्वाइव करके अपने दुश्मन तक पहुंचना, उसको गले से पकड़ना, ये असल कमाल होता है इंसान का। जो सब मैं एक चीज़ सोच रहा था, ये जितने लोग जो है इस दुनिया से चले गए, ये ईरान के जितने लोग शहीद हुए, बाकी अमरीकी और इसराइलियों का हम जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने कभी वापस नहीं आना। ये जंग की नज़र हो गए, अना की नज़र हो गए। इससे अच्छा था कि लड़के मरते।
मैं वही कह रहा हूँ कि जिंदगी इनसे छीन ली गई, ठीक है, सिर्फ हुक्म था कि जाना है और लड़ना है, और वजह उसके पीछे कुछ भी नहीं। सर ये लड़े नहीं है ना, लड़के मरते ना, फिर और सिनेरियो था। अब तो ये तो ऊपर ब्लास्ट हुए हैं, बम फटे हैं, नहीं, उसमें वो शहीद हो गए शोएब बेचारे। साहब, अमेरिका की तरफ से ऑर्डर आया, डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी थी, अच्छा, उसने ये जंग शुरू अमेरिकन करवाई। फौजियों की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सबकी अच्छा, बात कर रहा ठीक हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इंसानों की बात कर रहा हूँ। ये जितने इंसान चले गए इसमें से कोई वापस नहीं आएगा जो इस जंग की नजर हो गया। नजर हो गया, और एक बेवकूफी हमाकत की नजर हो एक गई। बेवकूफी और हमाकत की नजर, सिर्फ 2-4 दिन कहा जाएगा जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, और उसके बाद इनकी फैमिलीज जो हैं उन्हें शायद फिर टेक केयर भी सही शायद करे या ना करे। भाई, वार दिया जाता है और एक जो कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाता है, और उसके बाद सल्यूट किया जाता है, साथ वो बंदूकें चलाते हैं, डुडुल डुडुल डुडुल, और कोई उसके बाद मोटिव हो घर ना, वापस चले जाते हैं। जो ऐसा मोटिव हो ना। अब जो ईरान था, कम से कम इनके जो लोग शहीद हुए, इनके पास एक मोटिव तो था कि अपने मुल्क को दिफा कर रहे हैं, दिफा करें, ठीक है। ये जो हमलावर थे ये तो किसी खाते में ही ना रहेंगे। तो उनकी ज़ाहिर जॉब है, जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनकी यही जॉब है ना। वो कहते बहरहाल हैं, ये वो जंग वो अजीब चीज वो है। कहते हैं कि इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर जॉब। जो सब दो मुल्क आपस में लड़ते हैं, फिर दो मुल्कों की सुलह हो जाती है, दरमियान में जो लोग चले जाते हैं उनका नाम भी किसी को बाद में याद पर नहीं। ये ट्रेजेडी यही है कि दोनों साइडों पे इंसान है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों ने एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ा, दोनों एक दूसरे को मारते हैं। बिल्कुल सही है, चले। ट्रेजेडी है वैसे। अब क्या कह सकते हैं, अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। इंसानों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप इंसान कुर्बान कर रहे हो। आपको पता है कि एक स्टोरी है, आजकल उसकी एक फिल्म भी आई हुई है, और वो 21 के नाम से एक फिल्म आई है। और ये बेसिकली जो एक सेकंड लेफ्टिनेंट था इंडियन, और 1971 की जंग में वो मारा गया था, और उसको जो वीर चक्र है ना, इनका एक सबसे बड़ा अवार्ड है उनका, परमवीर चक्र बोलते हैं। परम परम वीर चक्र, ये हमारे निशाने अदर के बराबर है। बराबर हूँ। और अभी तक 21 लोगों को मिला है, उसमें वो अच्छा। लड़का जो था ना वो भी था। हम्म। और उसका जो वालिद था ना वो ब्रिगेडियर था। हम्म। वो बाद में वो वालिद पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान आके उस ऑफिसर से मिला था, उस ब्रिगेडियर से जिसने उसे मारा था। अच्छा। हाँ, कितनी ट्रेजिक स्टोरी है, बहुत ज़्यादा। हम्म। और वो ब्रिगेडियर हो गया हुआ था, और उसने फिर उसके वालिद को अपने घर पे ठहराया था। अच्छा। ओह! ये बड़ी ट्रेजिक स्टोरी। अच्छा, और मैं देखना चाहूंगा ये रियल कौन सी स्टोरी, है। रियल स्टोरी, और ये बड़ी पुरानी, मैंने बहुत पहले एक किताब के अंदर पढ़ी थी अच्छा 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 कि अच्छा वो अच्छा। यात्री आते हैं ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ पाकिस्तान, तो यात्रियों के साथ आया था वो। जी। ओके। और आग उससे पहले उसने खत लिखा था उसको। कि मैं उसको आना खत, चाहता हाँ, हूँ। उन्हें उससे मिलना है, उन्हें कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हम्म। और उसने बड़ा हौसला करके, उस बंदे ने भी उसे अपने घर रखा, और उसकी बेटी और उसकी बेगम जो थी ना, वो भी इसकी खिदमत करते थे, और तस्वीर लेके साथ आया था अपनी बेटी, क्या ज़हनी कैफियत होगी दोनों की। दोनों की, वाकई। ये बड़ी ट्रेजेडी होती है, जंग बड़ी खौफनाक होती है। हम्म। इसके अंदर ऐसी-ऐसी खौफनाक कहानियाँ होती हैं कि बंदा लर्ज़ जाता है। हम्म। हुँ, बिल्कुल सही। चलें चौर साहब, नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। हमारे पास दो बहुत बड़ी स्टोरीज हैं। एक तो यह है कि हुक्म दे दिया ईरान ने हौसी बागियों को कि भाई पूरी दुनिया का गला दबा दो हुँ, अगर ये हुआ तो। और दूसरा है कि जो हौसी बागी हैं इनकी तरफ से खतरा है कि सऊदी अरब पे हमला हो जाएगा, और पाकिस्तान परेशान है कि अब दरमियान में ना आना पड़ जाए। ये हौसी जो है ना, एक तो हौसी जो है ना एक बंदे का नाम है, ये याद रखिएगा, जिसके नाम पे ये पूरी तहरीक बनी हुई है। बेसिकली तो इनको इंसारुल्लाह कहते हैं ना जी, ये लोग। हम्म। और हौसी एक बंदे का नाम है। और ये शुरू में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, यमनी है, और ये जो मक्का मुकरमा के ज़्यादातर या अरब के अंदर जितने ट्राइब्स हैं ना, इनकी ओरिजिन जो है वो यमन है। तो यमन से माइग्रेट करके उधर गए हुए हैं। बल्कि इस साइड से ना, अगर आप देखें ना, अगर बाबुल मंदब को आप क्रॉस करें, तो दूसरी साइड पे अफ्रीका है ना, बेसिकली रेड सी है ना, रेड सी का इस साइड पे सऊदी अरेबिया है, और इस साइड पे अफ्रीका है। मिस्र जो है ना अफ्रीका के अंदर है ना। हम्म। तो इस साइड से ना हबशा जो जिसको कहते हैं, और अब जो है इथोपिया है, फिर जिबूती आपने सुना होगा, जिबूती का जबूती। इलाका है, फिर सोमालिया का इलाका है सारा, फिर हम्म। इरिट्रिया है, एक मुल्क है। हम्म। तो इस साइड से जितने लोग हैं ना, इवन हबशा से जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी, हम्म। ये सारे के सारे बाबुल मंदब से क्रॉस करके यमन आते थे, यमन से आगे जाते थे। तो हम्म। एक रूट जो था ना अफ्रीका का, जो लगता था अरब के साथ, वो थ्रू यमन था। सही। तो ये बड़े शुरू के अंदर ये लोग मुसलमान हो गए थे, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इनकी बड़ी अकीदत थी। और फिर होती या होज़ीज़ जो हैं, उस वक्त उनका ये नाम नहीं था, यमनी इनको कहते थे। तो यमनियों ने जो जंग कादसिया हुई थी, जो जिसमें ईरान फतह हुआ था, कादसिया जो है ना करबला के बिल्कुल करीब है, अच्छा। और ये उस वक्त ईरान का हिस्सा था। तो वो जो जंग कादसिया में हुई थी, उसके अंदर इन्होंने बड़ा, यमनी ने बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे। और बाद में इनकी ज़ाहिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान के साथ बहुत कुर्बत थी। बल्कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला पहुँचे, तो वहाँ पे जब उनके डायलॉग हुए यमनी यजीदी फ़ौज के साथ, तो उन्होंने जो 2 ऑप्शन दिए थे ना, कि अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं वापस चला जाता हूँ, हम्म। और दूसरा जो उन्होंने कहा था, मुझे यमन जाने दो, हम्म। और वहाँ पे मैं जिला-वतनी की ज़िंदगी गुज़ारूँगा। तो उस वक़्त वो इन्हीं के पास से आना चाहते थे हज़रत इमाम हुसैन। अच्छा। यानी होतीज़ जो है ना इस कदर कमिटेड है, और ये बड़े खौफ़नाक किस्म के वॉरियर हैं, हम्म। और बड़े तगड़े वॉरियर जिनको कह सकते हैं। और इनकी जो लड़ाई है अरबों के साथ, वो बड़ी पुरानी है, तो वो आज की नहीं है, ये भी अरब, दोनों की ठीक है। ज़ुबान अरबी है, दोनों का ओरिजिन एक है, लेकिन मसला का फ़र्क है ये। तो बहरहाल अब ये ईरान के पीछे हैं, और ये नॉर्थ यमन है जिसका सना कैपिटल है बताना चाहता हूँ, और उसके साथ इनका ताल्लुक है। और ईरान ने बहुत सारे मिसाइल इनको दे रखे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी शिफ्ट करना चाहते थे, और उस शिफ्ट जब कर रहे थे, अपने साइंटिस्ट भेज रहे थे, एक्सपर्ट्स भेज रहे थे, इंजीनियर भेज रहे थे, मटेरियल भेज रहे थे, तो अभी सऊदी अरब के कहने पे जो साउथ यमन है, उसने इसके ऊपर अटैक करके वो स्ट्रिप ही तोड़ दी थी, ताकि सही। जहाज़ लैंड ही ना कर सके सना एयरपोर्ट की। सना एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये है, अब ये बहुत बड़ा जो सोर्स है, बहुत बड़ी तलवार है ईरान के हाथ में, क्योंकि इनके पास बाबुल मंदब है। और ये ठीक है। बाबुल मंदब को अगर बंद कर देते हैं, तो 18% ट्रैफिक उधर से रुक जाएगी, तो आपने वो पहले बांधा 20% है। इधर से,
तो 40%, 42% या 50% जो ट्रैफिक है वो हो जाएगी और फिर यूरोप तक इसका सेक जाएगा, जिसको कहते हैं ना गर्मी जाएगी, तपश आएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितना तेल जा रहा है यूरोप वगैरह को, वो सारा इसी से गुजर के जाता है बाबुल मंदब, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी पूरी दुनिया के लिए। और हौजीज जो है उनके अंदर एक कैपेसिटी है, और ये सऊदी अरब के ऊपर हमले करते रहते हैं। और अगर आपको याद हो तो 2014 में जब यहाँ पे स्प्लिट हुई दोबारा, ये दो मुल्क बन गए, तो एक मुल्क जो साउथ यमन है उसको सऊदी अरब ने सपोर्ट करना शुरू किया था। 2015 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो सऊदी अरब ने कहा था कि आप अपनी फौज दें, और उस वक्त कमिटमेंट भी कर ली थी मियां नवाज शरीफ ने। फिर उसके बाद ये मामला पार्लियामेंट में गया था, और वहां पे जाकर उन्होंने कहा जी हम इस कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। और उस वक्त अगर आप याद हो तो बड़ा ये हाईलाइट हाईलाइट हुआ हुआ। था। उस वक्त भी सऊदी अरब ने फौज मांगी थी हमसे कि हौजियों के खिलाफ आप आएंगी मैदान में, लेकिन पाक फौज या गवर्नमेंट जो थी उसने इनकार कर दिया था। अब मसला ये है कि अगर हौजी हमला करते हैं सऊदी अरब के ऊपर, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान जो है अब वायलेट नहीं कर सकेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को जो उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब के अंदर हमारे 30 लाख लोग भी हैं, सऊदी अरब ने अपने पैसे भी हमारे स्टेट बैंक के अंदर रखे हुए हैं, और फिर हमारा एक अकीदत का रिश्ता भी है सऊदी अरब के साथ, तो टू मच है रिलेशन हमारे, तो उसमें पाकिस्तान अवॉइड नहीं कर सकेगा। और मुझे खतरा है कि कहीं अगर खुदा न खास्ता वो वक्त आ गया तो पाकिस्तान का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, जो बड़ा ट्रेजिक होगा, क्योंकि जो नहीं हौसीज होना के चाहिए। हौसीज के पीछे तो वही है, हाँ ईरान ही जी, है। 100% वाहिद स्पोर्ट उनकी वही है। और ठीक है। अगर वो सऊदी अरब के ऊपर हमला कर देते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऑप्शन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई नहीं होगा फिर। फिर हम पिछली मरतबा तो हमने कन्विंस किया सऊदी अरब को कि आप हमें मुज़ाकरात करने का मौका दें, हम ईरान को आपके साथ टेबल पे बिठाएंगे, और फिर पाकिस्तान ने ईरान को कह के हमले भी रुकवाए थे, फिर सऊदी अरब पे कोई हमले हमला नहीं नहीं हुए हुआ थे। ये एक हकीकत है, और उसमें उस वक्त तो मामला टल गया, लेकिन अब अगर हौजी अटैक करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा काम खराब है। साथ साथ उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको ये हुक्म भी दे दिया है कि जनाब अगर यहाँ पे बिजली घरों के ऊपर हमारा हमला होता है तो आपने बाबुल मंदब बंद कर देना है, और ये भी है कि आपने पूरी दुनिया को खत्म कर देना है, हौजियों को उन्होंने कहा है। और ईरान की बाबुल तरफ से मंदब बंद हुआ, अपना हुर्मुज़ पहले से बंद है, दुनिया तो फारिग हो जाएगी। वो दुनिया फारिग हो जाएगी, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होगा कि दुनिया इकट्ठी भी हो जाएगी। इस वक्त स्प्लिट है, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से लोग अमेरिका को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अगर सबकी नसें बंद होगी, सबका सांस बंद होगा, सब इकट्ठे हो जाए, चौसा भी जंग ईरान जारी को बहुत रहती नुकसान है, होगा। 2 महीने भी ये बाबुल मंदूब और ये इधर से अपना हुर्मुज़ अगर ईरान बंद रखने में कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया को तबाह समझें, फिर इकोनॉमी लेकिन ये दुनिया इकट्ठी खत्म होगी, दुनिया इकट्ठी होगी, ज्यादा देर तक अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ले जी, वो इमरान साहब बार बार इशारे कर रहे हैं कि आदत है उनकी, करते रहते हैं। अब चलते हैं अगली स्टोरी पे, वो जी कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे पे हमले जारी रखें। सर हमलों की तफसीलात बता। हमले ये है कि जनाब इस वक्त तक तो अटैक हो रहा है, अमेरिका ने जजीरा कश्मीर के ऊपर भी हमला किया है, और उसके जवाब में जो ईरान है उसने हमले किए हैं। इस वक्त बहरीन के ऊपर हमला किया है, कुवैत के ऊपर हमला किया है। वो मसलसल जो है ना 3-4 मुल्क उसने देखे हुए हैं, जॉर्डन के ऊपर कर देता है, जैसे कि कुवैत के अंदर अली अल सालम उनका वो एक एयरबेस है, और उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। वहाँ पे रेडार सिस्टम था अमेरिका का, वो उड़ा दिया बकौल ईरान के। फिर शेख ईसा उनकी पोर्ट है, उसके ऊपर अटैक किया बहरीन के अंदर। और इन दोनों मुल्कों का कहना है कि ये शहरी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, जबकि ईरान ये कहता है कि हम तो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। सही है। और साथ साथ अमेरिका ने जजीरा कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया, जो बड़ा मेन इनका है वो। और साथ साथ ईरान ये भी कह रहा है कि हमारे बिजली घरों के ऊपर और पुलों के ऊपर हमला करके जंगी जुराइम का हिस्सा बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो सही ये है। लड़ाई इस वक्त जारी है, और हर तरफ धुआं, आग, धमाके जो है वो। और साथ साथ जो फ्लाइट्स हैं यूएई वगैरह की, वो सारी की सारी बंद होती हुई नजर हो रही है, और मिडल ईस्ट जो है ना उसकी फ्लाइटें बंद हो रही है। बल्कि इस जुलाई के आखिर तक जो यूरोपियन तमाम फ्लाइट्स हैं उन सबको वार्निंग दे दी गई है, और ये वार्निंग उनके मुल्कों ने दी है कि आपने जो यूएई वगैरह या मिडल ईस्ट है उसके ऊपर से नहीं गुजरना। ऑपरेशन शाबान की कुछ डिटेल बताओ। ऑपरेशन शबान के अंदर आज 3 और दहशतगर्द मारे गए हैं, और 129 हो गए हैं, और ये कमिटेड है पाकिस्तान के इस मरतबा जो BLA है उसको खत्म करके रहेंगे। आज मसलूम के अंदर एक बड़ा खौफनाक वाकया पेश आया कि वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग जो थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे, वो एक बस के जरिए जा रहे थे, और वहाँ पे कड़कोचा एक नाम है, कूचा एक इलाका जगह का नाम है, इलाके का नाम है, वहाँ पे BLA ने इनके ऊपर अटैक किया है। तो उसमें 2 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए, और जब जवानों ने रद्द-ए-अमल में कार्रवाई की तो 10 BLA के लोग जो मारे गए, जख्मी भी हुए हैं, और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। तो ये बलूचिस्तान के अंदर जो है ना हालात को बहुत अच्छे नहीं है, जिसके हम ऊपर थोड़ा सा लेकिन इस दफा ये सफाया तशवीश करके है। छोड़ेंगे, इंशाल्लाह, इस दफा सफाया करके छोड़ेंगे। ये इंशाल्लाह, बलूचिस्तान में जो भी है, ये इंशाल्लाह। दहशतगर्दी इंशाल्लाह एक ही दफा खत्म होगा। और पाकिस्तान ने एक और सऊदी अरब के बारे में पाकिस्तान का एक व्यू आ गया है। पाकिस्तान ने कहा जी सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, और अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो हम उसे पाकिस्तान के ऊपर हमला समझेंगे। तो पाकिस्तान ने अपना बयान जो है वो जारी कर दिया है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो है इस मामले में बड़ा क्लियर है। और साथ दुबई से भी आवाज़ें आ रही है कि वहाँ पे भी इस वक्त जो डाउन टाउन है उसके अंदर हमले हुए हैं, धमाकों की आवाज़ें हो रही हैं, और वहाँ पे धुआं उठ रहा है, जबकि उनकी जो गवर्नमेंट है दुबई की वो इसे रिजेक्ट करी है। उन्होंने कहा जी इससे गलत है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। साथ ही ऑयल की जो कीमतें हैं, जो ब्रेंट ऑयल है उस जो $84 पर बैरल हो गया, और साथ साथ जो अमेरिकी ऑयल है WTI वो सही। $79 हो गया, और मिल नहीं रहा, ये भी ज़हन में रखें। अब तो शॉर्ट भी होगा। शार्ट होना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी स्टोरी जो है मेरी ये फेवरेट स्टोरी है। मैं सिर्फ कुछ लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ
जो मुल्क से बाहर बैठे हैं ना, जो बाहर कहते हैं कि पाकिस्तान में आग लगा दो, बाहर निकल आओ, तबाह कर दो, ये आज़ादी की जंग है। आज़ादी की जंग नहीं है, ये तुम्हारी बेगैरती की जंग है। ये जो हम मिसाल अब आपको देने लगे हैं ना, जो हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि जब आज़ादी नहीं होती, मुल्क में अमन नहीं होता तो क्या होता, तुम वो गंद हो जो चाहता यार है कि पाकिस्तान के अंदर भी खुदा ना खास्ता बस ऐसा ही कर कुछ यार। हो। नहीं अल्लाह जो साहब, करम मेरा करे। दिमाग ओए खराब हो अल्लाह जाता है करम जैसे इन करे। लोगों ये को मैं जज्बाती सुनता ना हूँ। हुआ कर यार कसम। ये जज्बाती होने वाली स्टोरी है। चौधरी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की एक खबर आई है 2 जी। कश्तियों के डूबने की, जरा बताइएगा मुल्क म्यांमार कौन सा है? की 2 कश्तियां हैं और ये उसके ऊपर 500 लोग सवार थे। ये म्यांमार में, क्योंकि वहाँ पे एक रकाइन का इलाका है, वहाँ पे बहुत अरसे से फटा चल रहा है, लड़ाई चल रही है और वहाँ से ये बेचारे निकले, ये 2 कश्तियों के अंदर सवार हुए और एक बांग्लादेश का कॉकस बाजार है, उसके अंदर कॉकस बाजार, वैसे मज़े की बात बताऊँ, दुनिया का सबसे बड़ा बीच जो है ना, वो कॉकस बाजार में है। अच्छा। हाँ, हाँ, ये बांग्लादेश के अंदर। हाँ, बांग्लादेश में एक कैंप है उसका वहाँ पे बांग्लादेश के इनका। अंदर हाँ। और ये बड़ा खूबसूरत है और ये शहर इस तरह है कि एक पट्टी के ऊपर बना हुआ है और इसकी अच्छा। दोनों साइडों पे बीच है।